So hello everyone, कैसे हैं आप सब? So I'm sure you must be doing great at your studies. First of all, I would like to thank each and everyone जिन्होंने मेरे previous videos पे बहुत अच्छे अच्छे comments किए, मुझे motivate किया, and I'm sure you must be taking the best benefit out of those videos. Now वो कुछ 11 के वीडियोस मैंने अभी पुट अप किए बेटा, और अब हम आज शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th, राइट? क्लास 12th में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, विच इज केमिकल काइनेटिक्स. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेम चैप्टर and is very important as per your board exams are concerned, and also short question आता ही आता है जेई में as well as your NEET exams. तो चलिए बिना किसी देरी के, without wasting your precious time, let us start chemical kinetics. चलिए आते हैं, अब टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स. तो आप देख सकते हैं मैम ने स्टार्टिंग में एक लाइन लिखी हुई है, इफ डेल्टा जी इज लेस देन 0 देन इट इंडिकेट्स इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. अब ये क्या मतलब है? आई थिंक आप सबने सही गेस कर लिया होगा अब तक, क्योंकि ये क्लास 11th का टॉपिक है, थर्मोडायनेमिक्स. इन दी चैप्टर कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स हमें ये पता चला था सेकेंड लॉ से, वेदर अ गिवन अननोन केमिकल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट. ये पता लगाने के लिए एक फैक्टर था चेंज इन द गिब्स फ्री एनर्जी. अब गिब्स फ्री एनर्जी की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है तो वी कम टू नो दैट इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. एम आई करेक्ट? अब ठीक है, एक बात तो पता चल गई कि अननोन केमिकल रिएक्शन होगा या नहीं होगा, मतलब फिजिबल और नॉट फिजिबल. सेकेंड क्वेश्चन माइंड में ये आता है कि अगर ये रिएक्शन फिजिबल है, लेट्स से उसका डेल जी नेगेटिव आता है और हमें पता चल जाता है रिएक्शन फिजिबल है, तो द सेकेंड थिंग विच कम्स इन माइंड इज कि व्हेन विल द रिएक्शन गेट कंप्लीटेड. आई मीन एज इन 5 मिनट्स लगने वाले हैं, सेकेंड्स लगने वाले हैं, या ये रिएक्शन कुछ डेज में खत्म होगा, और मे बी ईयर्स भी तो लग सकते हैं शायद. तो इन दैट केस हमें ये सेकेंड क्वेश्चन माइंड में आता है, व्हेन विल. टाइम के पर्सपेक्टिव में हमें पता चलना चाहिए कि रेट स्लो है, फास्ट है या मॉडरेट है. तो चलिए अब इसको आगे ले आते समय सबसे पहले आता है डेफिनेशन. डेफिनेशन इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स. तो ये आ जाती है आपके सामने इसकी डेफिनेशन, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन. ऐसी ब्रांच को कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स. ठीक है बच्चा. अब रेट के बेसिस पर, ऑन द बेसिस ऑफ रेट, केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ 3 टाइप्स: स्लो, moderate and fast. Now what are slow reactions? There are certain reactions which take months, days or sometimes years also to get completed. जैसे बहुत कॉमन आप सब जानते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग जाता है. तो ये जंग लगना है जो रस्टिंग का प्रोसेस है, या आप अपने स्कूल में जो कॉम्पिटिशन्स करते हैं, ब्रॉन्ज मेडल लेकर आते हैं, आप बहुत सारे मेडल्स जीतते हैं, और फिर लेट से आपने उन्हें ऐसे ही हैंग कर दिया, ठीक है, और अपने घर में दीवारों पे. तो व्हेन यू हैंग दिस एंड यू सी देम आफ्टर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, you find some coating on them. वो coating क्या है? Oxidation. But because it is an aerial oxidation, it's a very slow chemical process, तो इसमें काफी time लग जाता है. Hence these are called as slow reactions. Moving further, we have moderate reactions. Now in this chapter, maximum reactions जो हम discuss करने वाले हैं, ये आपके पेपर में जो आते हैं वो moderate ही आते हैं, which actually are categorized as those reactions which take certain minutes. कुछ सेकेंड्स लग सकते हैं, कुछ मिनट्स लग सकते हैं, और कई बार कुछ आवर्स भी लग जाते हैं. दैट इज ऑल्सो ओके. सपोज यू स्टार्टेड रिएक्शन इन द मॉर्निंग और आपने उसको इवनिंग तक भी खत्म कर दिया तो भी चलेगा, विद इन अ डे. फास्ट रिएक्शन, एज द नेम क्विकली सजेस्ट, बहुत जल्दी होंगे, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स. आपने रिएक्टेंट्स लिया, उसमें प्रोडक्ट्स डाला, आपके देखते देखते प्रोडक्ट बन गया. तो 2 रिएक्टेंट्स को ऐड किया, विद इन द फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स यू गेट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. जैसे HCl लीजिए, एसिड है, NaOH लीजिए, बेस है. वेरी फास्ट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. HCl और NaOH ऐसे ऐड करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब NaCl और वाटर आपके सामने रेडी हो गया. तो कुछ एग्जांपल्स आप यहाँ देख सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन एंड द कन्वर्जन ऑफ डायमंड इनटू ग्रेफाइट. दीज आर एग्जांपल्स ऑफ स्लो रिएक्शंस. वेयर PCl5 का डिकम्पोजिशन, H2O2 का डिकम्पोजिशन, और एक और एग्जांपल हमने यहाँ लिया है कैटालिटिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, है ना. फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इथाइल एसीटेट का हमने एग्जांपल सेटअप किया है, यहाँ पे इथाइल एसीटेट CH3COH, जब इसमें वाटर ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अ सूटेबल एसिड कैटलिस्ट, you get formation of acetic acid and ethyl alcohol is a moderate reaction, whereas neutralization and ionic reactions are few examples of fast reactions. चलिए आगे बढ़ते हुए, ये था इंट्रोडक्शन. अब चलते हैं फर्स्ट सब टॉपिक ऑफ द चैप्टर, जहां से एक्चुअली क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, हाई है. दे विल आस्क यू थ्योरी एज वेल एज न्यूमेरिकल. सो द फर्स्ट हेडिंग, क्योंकि आप केमिकल काइनेटिक्स की बात कर रहे हैं तो रेट की बात करेंगे. यस, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन आर.
The rate of chemical reaction R, small r, is given as, let's say मैंने एक जनरलाइज रिएक्शन ले लिया, जनरलाइज रिएक्शन आर गिव्स यू पी, कैपिटल आर मेरे रिएक्टेंट्स और कैपिटल डी मैंने प्रोडक्ट्स को मान लिया। तो रेट की डेफिनेशन ये बनती है बेटा, दैट रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब वो क्या मैडम, जैसे मान लीजिए अगर आपने रिएक्शन सेटअप किया है स्टार्टिंग में टाइम t इज इक्वल टू 0, तो उस वक्त तो बर्तन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा आपके पास, वेसल में ओनली रिएक्टेंट्स, है ना। धीरे धीरे जैसे रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा तो प्रोडक्ट्स बनेंगे। So initially we say that at time t is equal to 0, we have only reactants in the vessel. As the time proceeds, reactants decrease होते हैं और products बढ़ते रहते हैं। So we can quickly now tell, बता सकते हैं सही जवाब इसका, that increase in the concentration of products हो रहा है या decrease in the concentration of reactants हो रहा है। इसीलिए definition can be given for both, दोनों की terms में दी जा सकती है। Generalized definition क्या होगी, rate of a chemical reaction is nothing but defined as the change in the concentration of reactants or products per unit time. Am I clear? Which can be now written as R is actually rate here, which is decrease in the concentration of reactants per unit time. Decrease को show करने के लिए मैथमेटिक्स का सिंबल यूज करेंगे नेगेटिव चार्ज। तो जो नेगेटिव का सिंबल आप देख रहे हैं दैट इज हियर जस्ट टू इंडिकेट कि डिक्रीज हो रहा है समय के साथ साथ। और दूसरे केस में जो प्रोडक्ट्स के पर्सपेक्टिव में हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आ रहा है प्लस साइन विच शोज दैट इट इज इंक्रीजिंग। तो प्लस का मतलब है मैथमेटिकल मीनिंग इंक्रीज और माइनस का मतलब है डिक्रीज। है मैं क्लियर? यस। सो डेल्टा एक सिंबल आप देख पा रहे हैं डेल्टा, राइट, और यहाँ एक डी सिंबल है नीचे। डेल्टा इज लार्ज चेंज, बड़ा चेंज, बड़ा चेंज। जैसे फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन लेता है 10 मिनट्स टू गेट कंप्लीटेड, राइट, और आपने बोला कि भाई मुझे रेट चेक करना है 3rd मिनट से लेके 8 मिनट तक, तो तीसरा मिनट और 8 मिनट, 3rd to 8 पूरे 5 मिनट के दौरान आपको चेक करना है रेट के साथ क्या हो रहा है। तो इट्स अ ह्यूज टाइम इंटरवल गैप। उसमें जो आपने रेट निकाला दैट इज कॉल्ड एज एवरेज रेट, एवरेज रेट। तो ये जो हम यहाँ देख पा रहे हैं ये रेट तो है ही है, साथ साथ हम इसको एवरेज भी बोल सकते हैं, एवरेज रेट, बिकॉज लार्ज चेंज है। On the contrary, if I want to check the rate of reaction at a particular instant of time, a given instant of time, for example, फिर से same reaction लेते हैं, the entire reaction is taking 10 minutes to get completed. अब हमें 3rd मिनट से लेके फिर 8 मिनट तक नहीं चेक करना। Now this time I want to check only at 5th मिनट, मुझे 5वें मिनट पर क्या हो रहा है वही चाहिए सिर्फ। तो लेट्स से अब जब बच्चा 5th मिनट पे निकालने की कोशिश करेंगे, इट्स क्वाइट पॉसिबल ना कि हमने जब निकाला होगा तो उस वक्त 5th मिनट और 1 सेकेंड या 2 सेकेंड या फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स आगे पीछे हो सकते हैं। उतने स्मॉल चेंज को दिखाने के लिए वी आर इंट्रोड्यूसिंग द सिंबल डी, डी फॉर डिफरेंशियल, which is minute change, or practically speaking when time t tends to 0. So this is beta ji instantaneous rate, instantaneous rate, instantaneous rate. So as the name suggests, instantaneous का मतलब क्या होता है, at a given instant of time, rate of reaction calculated at a given instant of time when t tends to 0. चलिए, तो आपने देखा दो तरह के रेट, ये होगी डेफिनेशन। देन कम्स कि हम इसको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं रेट को, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। यस, यू हर्ड मी राइट, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी पॉसिबल है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, so we'll draw here two graphs. दो ग्राफ्स हम बना लेंगे।
One is, the left one is concentration of reactants R versus time interval T. Okay, beta. And on the right hand side, it is concentration of products P per unit time और time interval के साथ T. अब आप देख सकते हैं एज द डेफिनेशन सजेस्ट एक कम हो रहा है तो रिएक्टेंट्स आर डिक्रीजिंग पर यूनिट टाइम. डिक्रीज कैन बी शोन ऑन द ग्राफ लाइक दिस. कम हो रहे हैं वेज प्रोडक्ट स्टार्टिंग में जीरो होंगे और समय के साथ साथ वो बढ़ेंगे. तो वी कैन शो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स पर यूनिट टाइम. एक में आ रहा है डिक्रीज, एक में आ रहा है इंक्रीज. अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हम कंसिडर कर लेते हैं. लेट्स से आई हैव कंसिडर 2 पॉइंट्स. पॉइंट 1, this is for example initial concentration or R1, final concentration of R2. Similarly here it is initial concentration of the products P1 and P2 at some time interval. वो भी नोट कर लेते हैं T1 and here the time interval let's say it is T2. Again coming to time interval T1 और यहाँ पे मान लेते हैं इसको T2. ठीक है, फाइनल टाइम T2, इनिशियल टाइम T1. तो अब आप देख सकते हैं जो चेंज आएगा दैट इज and the concentration here is final minus initial R2 minus R1 divided by T2 minus T1 will be rate. Yes, but R2 तो हम देख सकते हैं छोटी वैल्यू आ रही है और R1 बड़ी वैल्यू आ रही है. तो आपको क्या नहीं लगता कि नेगेटिव आएगा? Yes, the answer will be minus delta मतलब change and delta T is rate, AVG मतलब average. Similarly with respect to products it is P2 minus P1, बट आप आसानी से देख पा रहे ग्राफ में P2 की वैल्यू तो बड़ी है P1 से, T2 की वैल्यू भी बड़ी है T1 से. तो उस केस में आपका आंसर आ जाएगा बच्चा पॉजिटिव डेल्टा P बाय डेल्टा T. अब ये दोनों ही लेफ्ट और राइट में जो दिखाए हमने दैट इज एवरेज रेट. नाउ फॉर एग्जाम्पल वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन एवरेज रेट बट वी आर इंटरेस्टेड इन इंस्टेंटेनियस रेट. किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट की बात कर रहे हैं तो उस पूरे ग्राफ पे एट एनी वेयर लेट से मुझे यहाँ चेक करना है जहाँ पे पर्पल डॉट है. तो विल ड्रॉ टैंजेंट टू द स्लोप. प्लीज गेट मी राइट, टैंजेंट ड्रॉन टू द स्लोप. जिस भी वक्त पे जिस भी मोमेंट पे आप चेक करना चाहते हैं. हियर टी टाइम टेंड्स टू जीरो, यू नो दैट टी टेंड्स टू जीरो. तो इंस्टेंटेनियस रेट आएगा RINST can be found by just drawing a tangent to the slope. Tangent drawn to the slope will give me the value of instantaneous rate. This is let's say tangent drawn to the slope. Similarly here again a tangent drawn to the slope at this particular moment. This will give me RINST but with respect to products. तो ये कैसे दिखाएंगे क्योंकि बहुत माइन्यूट चेंज की बात हो रही है. RINST is minus dr by dt और with respect to products plus dp by dt. ठीक है बेटा जी. तो ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट, है ना. ग्राफिकली कैसे निकाल सकते हैं तो उसका ग्राफ बता दिया, फॉर्मूला बता दिया मैम ने आपको, इंट्रोडक्शन क्लियर कर दिया. अब चलते हैं, ये एक न्यूमेरिकल टॉपिक है तो क्यों ना इस पे एक न्यूमेरिकल हो जाए. थ्योरी भी आती है, न्यूमेरिकल भी आता है. तो एक बहुत ही फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन आता है इस टॉपिक से. आई जस्ट शेयर दैट विद यू. फॉर a given reaction, for a given reaction 3H2 gas plus N2 gas gives you 2 ammonia gas. इसके लिए the rate of reaction is given as. तो चलिए कैसे निकाल सकते हैं रेट. बहुत आसान, एवरीवन कैन फाइंड आउट, बहुत इजी है. यह हेबर्स प्रोसेस बोलते हैं. दिस इज कॉल्ड एज हेबर्स प्रोसेस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया होता है इसमें. तो पहले रिएक्शन लिख लेते हैं. 3H2 गैस, N2 गैस. आप देख सकते हैं टाइम के साथ साथ N2 और H2 कंज्यूम होंगे, यूज होंगे और अमोनिया आपका प्रोड्यूस होगा, राइट. सो रेट इज गिवन एज विद रिस्पेक्ट टू H2 इट विल बी -1/3 dH2 by dt. यस, बिल्कुल सही सुना आपने. -1/3 जो भी स्टोइकियोमेट्री होगी दैट इज 1 अपॉन दी स्टोइकियोमेट्रिक वैल्यू. और विद रिस्पेक्ट टू N2 इट विल बी -dN2 by dt and with respect to ammonia it will be
प्लस 1/2 डी अमोनिया बाई डी टी। तो स्टोइकियोमेट्री हो जाती है 1 अपॉन में द वैल्यू। कमिंग बैक फर्दर, तो ये हो गया आपका रेट। अब इन द सेम क्वेश्चन बेटा अगर आपसे रेट की जगह रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन पूछा होता या रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ नाइट्रोजन पूछा होता, विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट्स अगर आपसे रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया पूछ लेगा तब क्या करेंगे, उस पर भी आते हैं, क्योंकि इसी में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है एक और फॉर द सेम कैटेगरी। इन द अबव क्वेश्चन, in the above reaction or above question, calculate or give expression for the rate of disappearance बोल दीजिए, डिकम्पोजिशन बोल दीजिए, क्योंकि टाइम के साथ साथ तो डिसअपियर हो रहे हैं। disappearance of H2, N2 and you know that your products are not getting disappear but they are getting appeared या फॉर्म हो रहे हैं। सो रेट ऑफ अपीयरेंस बोल दीजिए, और अपीयरेंस नहीं बोलना है तो आप रेट ऑफ फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं ऑफ अमोनिया इज फॉर रेट ऑफ गिव एक्सप्रेशन फॉर रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। चलिए अब आते हैं इसके आंसर की तरफ कि ये कैसे कर सकते हैं। अगेन बहुत सिंपल है, क्या करें, आप जानते हैं रेट होता है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में -1/3 DH2 बाय dt। यस, ना प्लीज मेक श्योर ये -3 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए, 3 इंटू आर लेफ्ट इज -DH2 बाई dt बचेगा आपका राइट हैंड साइड पे। एम आई क्लियर? ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे 3R है वैल्यू, यही आपका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन है। बिल्कुल सही, बिकॉज डिसअपियरेंस में नेगेटिव साइन इंक्लूडेड होता है, इसी को कहते हैं हम रेट ऑफ डिसअपियरेंस। खत्म हो रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ हाइड्रोजन 3R के बराबर आ जाएगा। नाउ लेट्स से आपसे पूछा था नाइट्रोजन के लिए भी, तो -dN2/dt। इसमें क्योंकि स्टोइशियोमेट्री है ही नहीं, 1 ही है, तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले भी जाएंगे तो R ही रहेगा। इसका मतलब वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, R के बराबर ही आ जाएगी, इज एक्चुअली इक्वल टू R। तो नाइट्रोजन के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस सेम आएगा, है ना। लेकिन ऊपर नहीं है ऐसा, ऊपर कितना है 3 टाइम्स ऑफ R। प्लीज रिमेंबर 3 टाइम्स ऑफ R। R विल बी गिवन टू यू इफ न्यूमेरिकल इज देयर। और अगर सिर्फ एक्सप्रेशन पूछेगा तो आप R की फॉर्म में ही मार्क करके आएंगे। Finally, moving further, for ammonia it is +1/2, मैं रेट लिख रही हूँ, डी अमोनिया बाई डी टी। बट एज यू नो कि हमें तो रेट नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए अपीयरेंस। तो 2 को फिर से लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाइए, R इंटू 2 इज सिंपली डी अमोनिया बाई डी टी। ये जो डी अमोनिया बाई डी टी है बेटा, इसे बोलेंगे यहाँ पे रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया, क्योंकि अमोनिया यहाँ फॉर्म्ड हो रहा है, बन रहा है, फॉर्म्ड हो रहा है अमोनिया, है ना। सो अमोनिया इज गेटिंग फॉर्म वेयर एज हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन आर गेटिंग डिकम्पोज और डिसअपियर। तो यहाँ पे आ जाएगी 2R के बराबर वैल्यू। R हमको पेपर में दिया होता है तो हम उसको सब्स्टिट्यूट करके वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। सो आई एम श्योर ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। 2R के बराबर वैल्यू है और H2 में 3R के बराबर आएगा, और विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन आ जाएगा सिंपली R। इस तरह से हम इसे थ्योरेटिकली सॉल्व कर सकते हैं। व्हाट इफ अ न्यूमेरिकल कम्स विद द वैल्यूज, तब क्या करें। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन हम चेक कर सकते हैं, इन द रिएक्शन A plus 2B gives you 2C, C plus 2D, the initial rate of reaction with respect to A is minus dA by dt, found to be
found to be the numerical value found to be 2.6 to 10 raised to minus 2 moles per liter per second. Yes, what is moles per liter per second? Moles per liter per second is the unit of rate. आप अगर जाएं इनिशियली ऊपर कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी जगह चेक कर लीजिए. लेट्स से रेट की डेफिनेशन में आ जाता है जहाँ बताया था आपको. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर है कंसंट्रेशन. कंसंट्रेशन न्यूमरेटर हैज कंसंट्रेशन. द यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन इज मोल्स पर लीटर और मोलर. मोलर. whereas time के लिए various units you can have, so it's time, basically time inverse. So what do we get here? The units for R is moles per liter per unit time. Now, when I say per unit time, it may change also. For example, अगर कोई रिएक्शन सेकंड्स में हो रहा है तो आप क्या लेंगे? मोल्स पर लीटर पर सेकंड. कोई रिएक्शन मिनट्स में हो रहा है तो मोल्स पर लीटर पर मिनट. You can take moles per liter per hour. It all depends. Hour, days, months, years. That all depends कि कितना समय उसको लग रहा है. So let's move further. जहाँ हम बात कर रहे हैं कि एक रिएक्शन हमें गिवन है, इसके लिए अभी निकालना क्या है? Find the rate of disappearance. Find the rate of disappearance of B. ठीक है, बी का डिसअपियरेंस निकालना है, ये क्वेश्चन है हमारे पास. चलिए, तो कैसे किया जाए? अब वापस एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन. आ जाइए सब लोग साथ साथ मैम के. इन अ रिएक्शन ए गिव्स यू ए प्लस टू बी गिव्स यू सी प्लस टू डी. कोई भी जनरल ऐसे ही जनरलाइज रिएक्शन है, कुछ मेंशन नहीं है उसमें कौन है ये लोग, बट ए बी सी डी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. स्टोइकियोमेट्री ए की 1 है, बी की 2 है, सी हैज 1, अगेन डी की स्टोइकियोमेट्री है 2. सो 1 2 1 2. इनिशियल रेट आपको मेंशन है, प्लीज मेक श्योर कि आपको रेट मेंशन है. आर किसके पर्सपेक्टिव पे? ए के पर्सपेक्टिव पे. तो ए तो पहले ही उसमें देख सकते हैं स्टोइकियोमेट्री हमारी 1 ही है. तो माइनस डी ए बाई डी टी की वैल्यू आपको गिवन है बेटा 2.6 10 raised to -2. नाउ व्हेन द वैल्यू ऑफ रेट इज गिवन और हमें डिसअपियरेंस और अपीयरेंस पूछा है, तो बस सारा गेम किसका है? स्टोइकियोमेट्री से डील करने का. अब ए में तो दी नहीं है वैल्यू, लेकिन बी में तो स्टोइकियोमेट्री है ना. यस, इट इज 2. तो क्या उससे होता है? लेट्स सी, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ. Whenever you find out rate of appearance और disappearance, rate of reaction आपके पास होना चाहिए. ठीक है, तभी तो हम निकाल पाएंगे. तो पहले आपको rate of reaction का देखना है कि क्या फॉर्मूला बनेगा बी के पर्सपेक्टिव पे या बी के रिस्पेक्ट में. तो rate of reaction R WRT with respect to B is given as R is equal to minus 1 by 2 d b by dt. ठीक है, ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला. करेक्ट. अब हमें तो लेकिन रेट नहीं निकालना, हमें तो कुछ और चाहिए. रेट तो आपको गिवन है, क्योंकि जो ए की रिस्पेक्ट में रेट गिवन है वही तो एक्चुअल वैल्यू है, माइनस 2.6. rate is given as 2.6 10 raised to -2 moles per liter per second is equal to minus half dB by dt. बहुत केयरफुली सुने बेटा, आपसे रेट ऑफ रिएक्शन नहीं पूछा, वो तो दिया है. आपसे तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस पूछा है, तो 2 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाइए ना, शिफ्ट 2 ऑन द अदर साइड. 2.6 into 10 की पावर -2 multiply by 2 is equal to minus dB by dt on the right hand side is left. अभी जो minus dB by dt है वही तो है, that is the rate of disappearance of B. ये तो है rate of disappearance of B. rate of disappearance of B बोलेंगे इसको. ओके माय डियर चिल्ड्रन. ना रेट ऑफ डिसअपियरेंस भी आपके सामने आ गया, बस कैलकुलेट तो करना है. कितना आसान है, 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.6 से. इट्स वेरी इजी. 5.2 10 raised to -2 moles per liter per second is your final answer, the correct answer. So I'm sure आप सबको ये
तरीका समझ आया होगा कि कैसे सॉल्व करना है। रेट ऑफ अपीयरेंस आ जाए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस आ जाए, रेट ऑफ रिएक्शन आ जाए, इन तीनों में से बहुत आसानी से क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पेपर में आता रहता है। इट कैन बी अ थ्योरी एज वेल एज कैन बी न्यूमेरिकल। जैसे ऊपर हमने देखा तो मैम ने आपको थ्योरी पूछा, मतलब जस्ट ये पूछा कि फॉर्मूला को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और दे कैन ऑल्सो आस्क यू एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन ही था कि भाई इस फॉर्मूले को लिख लीजिए और मार्क कर दीजिए कौन सा सही कौन सा गलत, नेगेटिव और पॉजिटिव साइन का खास ख्याल रखिएगा, और स्टोइशियोमेट्री का भी। वेयर इन द क्वेश्चन a plus 2b gives you c plus 2d, हमने देखा यहाँ में न्यूमेरिकल वैल्यू मेंशनड है। व्हेन द न्यूमेरिकल वैल्यू इज मेंशनड, उस केस में आपको निकालना पड़ता है रेट बाय पुटिंग द वैल्यूज हियर। चलिए, ऑन अ वेरी गुड नोट, एक अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के सवाल के साथ मैं आपको आगे लेके बढ़ती हूँ, और आई एम श्योर कि आप ये खुद करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर ज़रूर देंगे। मुझे अच्छा लगेगा कि आपने प्रैक्टिस किया, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर है। ऑल्सो इन द नेक्स्ट क्लास हम इसका आंसर भी डिस्कस करेंगे। आई एम लीविंग अप टू यू एक क्वेश्चन के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा सवाल। नाइट्रोजन इज राइट, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड N2O4 decomposes as N2O4 gas gives you 2NO2 gas. If the pressure of N2O4 falls, if the pressure of N2O4 gas falls from 0.5 atm to 0.32 atm in 30 minutes, 30 minutes, then the rate of appearance of NO2 gas is, कैसे आएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस निकालेंगे। और आई एम ऑल्सो गिविंग यू दी ऑप्शंस हियर। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ऑप्शंस इसके बता सकते हैं कि मैम हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर आ रहा है। 0.006 atm per minute, 0.012, 024 and 003 atm per minute यूनिट। तो सेम तरीके से चलेंगे आप, इट्स नॉट डिफरेंट। आप प्रेशर की टर्म्स में करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, dp/dt। वहाँ पे क्या किया था मैम ने आपके लिए, कॉन्सेंट्रेशन की टर्म में किया था, तो इट रिमेन सेम। इनिशियल प्रेशर आपको दे दिया है, फाइनल प्रेशर दे दिया है, 30 मिनट्स का टाइम इंटरवल बता दिया है, अपीयरेंस पूछा है आपसे, अपीयरेंस। सो आई एम श्योर एवरीवन विल ट्राई दिस, अच्छा लगेगा आपको। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ रही हूँ, डू ट्राई इट। आंसर आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि आपका क्या आंसर आ रहा है। इन केस आपका आंसर नहीं भी आता है तो कोई नहीं, हम नेक्स्ट क्लास में से डिस्कस करेंगे, एंड आई विल पुट द रिप्लाई ऑफ दिस क्वेश्चन कि इसका जवाब क्या होगा। तो बहुत ही बेहतरीन सवाल हो गया एक तरह से ये वाला, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड वाला। चलिए, तो ये सब था रेट के बारे में। आपको मैंने रेट ऑफ रिएक्शन बताया, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बताया, रेट ऑफ अपीयरेंस बताया, उसकी ग्राफिकल कैलकुलेशंस करा दी, और उस पर कुछ न्यूमेरिकल्स भी हमने प्रैक्टिस करे। ये एक तरह से एक टॉपिक था विच इज़ अ पार्ट ऑफ केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर। ठीक है बेटा। चलिए, अब रेट क्या सिर्फ डेफिनेशन के थ्रू दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने बोला -dr/dt और -dp/dt। एक तो ये तरीका होता है बाय डेफिनेशन, जो भी अभी हमने डिस्कस किया। एक होता है बाय लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन कहाँ किया था आपने, यस यू आर गेसिंग राइट, बिकॉज वहाँ पे एक चैप्टर था हमारा क्लास 11 पे, इक्विलिब्रियम। सो इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम आपने लॉ ऑफ मास एक्शन सीखा हुआ है। लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से भी रेट दिया जा सकता है। वो कैसे, रेट का और एक तरीका, हाउ कैन यू एक्सप्रेस द रेट, रेट ऑफ reaction are second way to represent. Let's say we have a reaction, A moles of A plus B moles of B gives us C moles of C and D moles of D.
स्मॉल ABCD आर मोल्स एंड कैपिटल ABCD आर योर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. तो बाय डेफिनेशन, क्योंकि हमने तो डेफिनेशन दे दी, decrease in the concentration of reactants and increase in the concentration of products per unit time. So rate can be given as minus 1 by A dA by dt. Am I correct? देखते रहिए सब लोग carefully. Minus 1 by B. So you can clearly check. Ma'am believes in strictly teaching. ठीक है, मैं नहीं चाहती किसी बच्चे का टाइम वेस्ट हो, unlike most of the people on the online platform. I am here प्योरली टू टीच, आपको डिस्कस करने के लिए आपकी काम की चीज़ें और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड. सो आप देख सकते हैं बेटा, हमने रेट को चारों रिएक्टेंट्स और जो प्रोडक्ट्स हमारे पास चार यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनके पर्सपेक्टिव में लिख दिया है. माइनस 1 बाई ए डी ए बाई डी टी, माइनस 1 बाई बी डी बी बाई डी टी, प्लस फॉर प्रोडक्ट साइड. ये हो गया डेफिनेशन से. दूसरा क्या तरीका है? बाय लॉ ऑफ मास एक्शन. क्या कहता है लॉ ऑफ मास एक्शन? गिवन बाय गुल्डबर्ग एंड वाग आर टू साइंटिस्ट. एज पर द लॉ ऑफ मास एक्शन, कंसिडरिंग कि ये रिएक्शन एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है, पीछे की तरफ नहीं आ रहा है, ऐसे मैंने मान लिया है. सो कंसिडरिंग दैट कि चलो ये एक इरिवर्सिबल रिएक्शन है, सी और डी का बनना किस पे डिपेंड करेगा? अल्टीमेटली ए और बी के ऊपर. भाई जो ए और बी जब रिएक्ट करेंगे तभी तो सी और डी बनेगा. जी हाँ. तो हम क्या कह सकते हैं कि रेट ऑफ अ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू द पावर ए एंड कंसंट्रेशन ऑफ बी रेज टू द पावर स्मॉल बी. ये हो गया आपका लॉ ऑफ मास एक्शन से फॉर्मूला. When you remove this sign of proportionality, the rate can be given as small k, again a raised to a and b raised to b. अभी जो stoichiometries हैं यहाँ पर हमने a और b लिए, ये a comma b can also be written as some integer x y let's say, या m और n ले सकते हैं आप. may not be equal to x comma y. अब ये क्या मतलब है, ध्यान दीजिएगा. जो भी आपको पावर्स यहाँ लिखनी है, रेज टू दी पावर में जो लिखना है आपको ए और बी, ये वो नंबर्स होने चाहिए जो बेसिकली डिराइव करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को. तो क्या मतलब है इस चीज़ का? फॉर एग्जांपल कई बार हमने एक्सेस में ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल मैंने ए लिया और बी लिया, बी मैंने ले लिया एक्सेस में और ए मैंने लिया लिमिटिंग रिएजेंट. तो फिर बी की कॉन्सेंट्रेशन में बढ़ाऊँ घटाऊँ, सी और डी को क्या ही फर्क पड़ेगा? तो सी और डी क्या आपके प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट्स का बनना तो कौन डिसाइड करता है? आपके रिएक्टेंट्स. बट वी हैव टू मेक श्योर कि रिएक्टेंट्स में कोई एक्सेस रिएजेंट ना हो. अगर कोई एक्सेस रिएजेंट है तो उसके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे से रेट को क्या ही फर्क पड़ेगा. तो मैं बार बार यही कह रही हूँ कि यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो ए और बी आएगा, दिस ए और बी कैन बी एग्जैक्टली इक्वल टू द स्टोइशियोमेट्री एंड विच इज मोर और लेस सेम फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन. जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं उसमें ये ए और बी की वैल्यू हम स्टोइशियोमेट्री से मैच करा लेते हैं और हमारा आंसर सही आ जाता है. बट इन मेनी केसेस व्हेन देयर इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एक से ज़्यादा स्टेप, 2 स्टेप 3 स्टेप्स, जब कभी कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसमें कोई एक्सेस रिएजेंट है, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट स्टोइशियोमेट्री पुट करेंगे तो आपका करेक्ट रेट नहीं आता. बिकॉज एक्चुअली जो स्टोइशियोमेट्रिक नंबर्स हैं वो सही नहीं आ रहे हैं और रियल में हमने लेट से लिए हैं 5 मोल्स किसी रिएक्टेंट के, पार्टिसिपेट कर रहे हैं 2 मोल्स. तो आपको एक्टिव मोल्स लेने हैं ना जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ना कि टोटल मोल्स बर्तन में कितने आपने लिए हैं. तो उसी को ठीक करने के लिए, थोड़ा उसको मतलब करेक्शन फैक्टर डालने के लिए हमने x और y ले लिया. अब x और y जनरलाइज हो जाएगा, यानी ये भी ठीक है, ऊपर वाला गलत नहीं है, बट ओनली व्हेन इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ए और बी. व्हाट इफ अगर कुछ एक एक्सेस रिएजेंट है मैम या यूज नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं a रेज टू x एंड b रेज टू y. अब ये हमारा ज़्यादा करेक्टली साउंड फॉर्मूला है. दिस साउंड्स मच बेटर क्योंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि मैम ने x और y करके ले लिया और आपके लिए नोट में इंपॉर्टेंट डाल दिया है कि नोट कर लें, x और y a और b के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है इन केस ऑफ LR, ER, LR और ER, एक्सेस रिएजेंट और लिमिटिंग रिएजेंट. चलिए, तो ये क्या है? ये आपने जो निकाल के दिया एक फॉर्मूला टाइप का, ये है क्या चीज़? दिस इज कॉल्ड एज बेटा रेट लॉ
एक्सप्रेशन, रेट लॉ एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। इसमें रिएक्टेंट्स होते हैं और उनके रेस टू द पावर वो नंबर्स होंगे विच आर एक्चुअली ड्राइविंग द रिएक्शन और इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। एक्स एंड वाई आर द इंटीजर्स which actually influence the rate of a reaction. कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं? एक्स और वाई के चेंज होने से कोई फर्क पड़ेगा? जी हाँ, एक्स प्लस वाई ऐड कर देंगे, इट गिव्स अस वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन। ऑर्डर directly influences the rate. ऑर्डर के बेसिस पर फर्दर रिएक्शंस कैन बी डिवाइडेड एट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, -1 ऑर्डर, फ्रैक्शनल ऑर्डर, वो भी हम आगे करेंगे ऑर्डर की हेडिंग में। फिलहाल आप ये जान लीजिए कि जो ये स्टोइशियोमेट्रीज है उनका जो सम है, द सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स और सम ऑफ द नंबर्स रेज्ड टू द पावर द रिएक्टेंट्स इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब एक नया कांस्टेंट आपके सामने यहाँ से आता है विच इज कॉल्ड एज के। आप देख सकते हैं के, स्मॉल के। What is this k thing? K is called as rate constant. Some books also say that it is called as velocity constant or specific reaction rate. Specific reaction rate. Now, why do we say specific reaction rate? Because depending upon कैसा reaction है, units of k will change. Order decide करेगा order. अगर जीरो ऑर्डर है तो के की यूनिट्स अलग आएंगी, फर्स्ट ऑर्डर है तो के की यूनिट्स अलग आएंगी। तो यूनिट ऑफ के से भी आपको ऑर्डर पता चल जाता है। तो के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ना के, और के बहुत आसानी से चेंज नहीं होता। द कंसंट्रेशन के नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ के इज अ कांस्टेंट। के डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर मेनली, के डिपेंड्स अपॉन कैटलिस्ट, के डिपेंड्स अपॉन एक्टिवेशन एनर्जी। ऐसे ऐसे फैक्टर्स हैं जो उसको चेंज कर सकते हैं। एक बार रिएक्शन सेटअप हो गया और आपका रिएक्शन चल पड़ा तो फर्दर चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स विल नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू टाइम के साथ साथ सेम ही रहती है, ठीक है। कंसंट्रेशन भले डिक्रीज होगी रिएक्टेंट्स की और प्रोडक्ट्स की बढ़ेगी, बट के को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, के रिमेन्स कांस्टेंट। तो के से हमें काफ़ी कुछ पता चलेगा और यूनिट ऑफ के से तो हमें ऑर्डर भी निकालने को मिलेगा आगे, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए, के इज रेट कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो चलिए बेटा जी, आई थिंक मैंने यहाँ पे एक और टॉपिक आपको बता दिया, रेट लॉ एक्सप्रेशन। इसे रेट लॉ कहते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन भी बोल सकते हैं। तो रेट लॉ से रेट कैसे दिया जाता है और डेफिनेशन से रेट कैसे दिया जाता है, ये सब हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू फर्दर, इसको आगे बढ़ाएंगे एंड मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्डर्स बताऊंगी। मीनवाइल कीप रीडिंग योर टेक्स्ट, डू रेफर टू योर एनसीईआरटीज व्हेन यू स्टडी। तो आपके टेबल पे एनसीईआरटी होनी चाहिए, टीचर के नोट्स होने चाहिए जिससे भी आप रेफर कर रहे हैं या सुन रहे हैं। लेट्स से वीडियो लेक्चर आपने सुना, नोट्स क्रिएट करिए, खुद से नोट्स बनाइए। किसी भी टीचर से आप सुने, चाहे स्कूल की टीचर हैं, चाहे कोचिंग के टीचर्स हैं या मैं हूँ, एनीबडी हु इज टीचिंग यू मेक श्योर कि आप खुद से नोट्स लिखें, अपने अपने हैंड रिटन नोट्स लिखें और उनसे फिर पढ़ें लेटर। बिकॉज एक चीज़ होती है समझना एंड देन द अदर थिंग इज टू हाउ टू अप्लाई इट. It will not help until you yourself do a lot of self study. So on that very positive note, thank you so much for joining. आप आए यहाँ पे और आई एम श्योर दिस विल हेल्प यू कि एक क्वेश्चन आसानी से आ जाता है इन टॉपिक्स पे, विच इज कॉल्ड रेट कैसे निकालिए, अपीयरेंस, डिसअपीयरेंस, है ना, और रेट व एक्सप्रेशन में भी कैसे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो इसको आगे फर्दर बढ़ाएंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक आप ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और खूब मेहनत करते रहिए, खूब पढ़ते रहिए, ठीक है। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। वॉट एवर यू आर डूइंग, कीप डूइंग, दिल से करिए। आई एम श्योर यू विल अचीव वॉट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ, क्योंकि ये तो बहुत छोटा सा गोल है अभी एक, कि मुझे 11th-12th करके मैम बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स लाने हैं, या मुझे नीट क्लियर करना है, मुझे जेई क्लियर करना है। दिस क्लियरेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ कॉम्पिटिशन एग्जाम वो एक फर्स्ट सीढ़ी है, एक पहला पड़ाव है आपकी ज़िंदगी का, कि स्कूलिंग खत्म हुई, हमने कुछ फर्स्ट स्टेप अचीव किया टुवर्ड्स योर ग्रेजुएशन। आगे बहुत सारे ऐसी स्टेज चढ़ चढ़ के बहुत सारे पड़ाव आएंगे जीवन में टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। ऑब्वियसली करियर वाइज बात कर रही हूँ मैं आपके।
तो खुश रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है हैप्पी रहना, बिकॉज व्हेन यू आर हैप्पी फ्रॉम इनसाइड यू विल बी डूइंग ग्रेट थिंग्स, आपका पढ़ाई में मन लगेगा, हेल्थ का अपने ख्याल रखिए और आते रहिए चैनल्स पे, मोटिवेट करिए, अपने आसपास के लोगों को बताइए दैट गायत्री मैम इज देयर विद अस, है ना, और यू नो दैट मैम इज हैविंग मोर देन 15 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दी कोचिंग इंडस्ट्री। सो मैंने बहुत सारे अच्छे अच्छे लोगों के साथ काम किया है, बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चों के साथ डिस्कशंस करी हैं, जहाँ थोड़ी सी मेरी मदद से, क्योंकि बच्चे देखिए अल्टीमेटली आप लोग खुद ही मेहनत करते हो, बट बिकॉज ऑफ माई मेंटोरिंग मे बी विच इज़ अ वेरी लिटिल एफर्ट, है ना, लेकिन आप लोग अपनी अपनी जगह पे आज पहुँचे हैं, जो बच्चे बहुत सारे अचीवमेंट्स हासिल कर चुके हैं, आप भी कर सकते हैं और आपके सीनियर्स वहाँ तक पहुँच गए हैं। सो टेकिंग दैट ग्रेट बेनिफिट, आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।